विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं रामचंद्र सोनी, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल प्रयागराज, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो 11 तारीख को रसायन विज्ञान बोर्ड में पेपर है। ठीक, आइए आप उसके बारे में देखिए। कुछ मॉडल पेपर हम ले आए, इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, फलक केंद्रित घनिक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होती? एक होती नहीं, दो होती नहीं है, छह भी नहीं होती, तो होती कितनी है? चार। निम्नलिखित, दूसरे प्रश्न के खा में निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंग गुण नहीं देता है? इस पर ध्यान देना, नहीं देता है। तो परासरण दाब तो देता है, वाष्प दाब में अवनमन ये भी देता है, हिमांक में अवनमन ये भी देता है। देता कौन नहीं है? पृष्ठ तनाव नहीं देता है। ठीक, इसी तरह अगले प्रश्न में गा में देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। पहले गा में लीटर सेकेंड इनवर्स नहीं है, मोल लीटर मोल इनवर्स सेकेंड भी नहीं है, मोल सेकेंड इनवर्स भी नहीं है, तो है क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। यानी आपका गा वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह घा में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? ऐसे पकड़ लीजिए कि इसमें मेथिल समूह किसमें, अल्फा हाइड्रोजन पर कार्बन परमाणु कौन नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु तो एसिटल्डिहाइड CH3 ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड में नहीं है, फार्मल्डिहाइड में नहीं है, ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड में नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? पहले कार्बन पे 3 मेथिल समूह लगे हैं, इसीलिए आपका उसमें ऑप्शन एसिटल्डिहाइड होगा। अब एथिलमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है, नाइट्रस अम्ल की क्रिया से बनता है। अब देखिए, एथिलीन नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, नाइट्रो एथेन भी नहीं होगा, तो होगा क्या? एथिल अल्कोहल। इसमें ये ऑप्शन सही है आपका। इसी तरह अगले ऑप्शन में आते हैं। चा में देखिए, चा में ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, अमीन समूह। इसमें होता है एल्डिहाइड समूह जो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहां इसका टिक लगा दीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 के का में। प्रश्न नंबर 2 के का में देखिए, एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 100 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। ठीक, तो इसे देखिए, पहले पार्ट में इसको हल करना है। ए का घनत्व ज्ञात करिए, तो हम आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। वैल्यू को कैलकुलेट आप कर लीजिए। इसका फार्मूला होगा घनत्व बराबर, घनत्व को रो से शो करते हैं, हाँ, तो घनत्व को, हाँ, तो ए, अब इसका फार्मूला रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम बटे ए क्यूब ए क्यूब इंटू एवोगाद्रो नंबर एन ए
ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं। जेड का मान होता है BCC 2 होता है, द्रव्यमान कितना दिया 100 दिया है, और इसके बाद देखिए पिकोमीटर दिया है 400, सेंटीमीटर में बदल लीजिए 4 गुणे 10 की घाते -8 का होल क्यूब, और इसके बाद अवगाद्रो नंबर यहाँ पर देखिए दिया, आपको याद भी नहीं करना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, इसको वैल्यू हल रख लीजिए, हल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पर ऑन सॉल्विंग। देन आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 10 ग्राम ए में एकक कोशिका की संख्या बताइए। तो पता है कि इसमें ए में परमाणुओं की संख्या देखिए, ए में परमाणुओं की संख्या कितनी दी है, अवगाद्रो नंबर के बराबर है। सिक्स पॉइंट 023 इंटू 10 की पावर 23। अब उसके बाद देखिए 10 ग्राम दिया है, और जब 10 ग्राम दिया है तो 10 ग्राम के लिए 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, इसलिए 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी आपका, ये देखिए अवगाद्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गुणे 10, और जो उसमें घनत्व का मान आएगा उसको नीचे रख दीजिएगा, तो आपका वो हल हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं, और विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध का व्यंजक लिखिए। मोल प्रभाज तो आपको पता है, विलेय और विलायक की मोलों संख्या, मोलों की कुल संख्या को विलेय और विलायक की मोलों की संख्याओं से भाग देकर प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब में संबंध, ये तो राउल्ट लॉ के कह रहा है, ये तो राउल्ट लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS ऑब्लिक P0 इजकल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n कैपिटल N, स्मॉल n कैपिटल N, इन दोनों के संबंध का व्यंजक हो गया। ठीक, अब आगे आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए दिया 1 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। यदि इसका विशिष्ट चालक तो इतना दिया है, ठीक है। अब आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में तुल्यांकी अणुभार कितना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका अणुभार होगा H2SO4 का अणुभार 1 मोलर मोलर H2SO4 इजकल टू 98 ग्राम
प्रति लीटर, ये तो सांद्रता हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर तुल्यांकी भार कितना होगा H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार होगा 49। तो यहाँ पर कितना होगा, इसको भाग कर दीजिए, अनुभार तुल्यांकी भार, तो यन आ जाएगा। तो यही यन इसके क्या होगा, सांद्रता हो जाएगी। तो 98/49 इजकल टू 2। सांद्रता बराबर यन बराबर ये 2। अब इसका फार्मूला आपको क्या है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता फार्मूला ये आपका होगा, इक्विवेलेंट इजकल टू कप्पा गुणे 1000 बटे सी सांद्रता। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो वैल्यू रख देंगे, कितना दिया है 26 गुणे 1000 गुणे ये 10 का जाते -2 भी दिया है, तो यहाँ 10 का -2 भी कर लीजिए। और कितना दिया यहाँ सांद्रता 2 आई, 2 लिखिए, और सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू हो गया। अब आइए अगला देखिए, नियम दिया है प्रश्न अगला आपका, स्कंदन की हार्डी-सुल्ज नियम क्या है, समझाइए। अब देखिए स्कंदन की हार्डी-सुल्ज नियम क्या है, जब किसी पदार्थ में कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट की मात्रा मिलाते हैं तो उसका जो स्कंदन करने की व्याख्या वो हार्डी-सुल्ज नियम की सहायता से करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो यहाँ धन आवेशित स्कंदन तो ऋण आवेश के सापेक्ष है, और ऋण आवेशित स्कंदन धन आवेश के सापेक्ष होता है। तो धन आवेशित स्कंदन आपके यहाँ देखिए उसके क्रम पॉजिटिव आवेशित, धन आवेशित स्कंदन, धन आवेशित स्कंदन आपका जैसे ले लीजिए नाइट्रेट आयन, फिर सल्फेट आयन, फिर फॉस्फेट आयन। ठीक, यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी ले सकते हैं। जो फेरोसाइनाइड ले लीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये होता है -4। ये धन आवेशी स्कंदन के क्रम हो गए। इसे ऋण आवेशी स्कंदन के क्रम भी, जो पॉजिटिव पर रहता है ऋण आवेशी स्कंदन के क्रम। ऋण आवेशित में आपका आ जाएगा पोटेशियम आयन, फिर कैल्शियम आयन या बेरियम आयन जिसके 2 चार्ज हो। बेरियम आयन के बाद फिर आपका एल्युमिनियम आयन, इसकी सजगता 3, इसी क्रम में आपका ये हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न 3 के का में क्या कह रहा है। 3 के का में कह रहा, सरल घनी एकक कोष्टिका में संकुल क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ छूट गया है, ये गणना होगा, गणना कीजिए। तो गणना कैसे करेंगे, अब देखिए यही पास, इसके लिए फार्मूला आपको सिंपल क्यूबिक, हाँ, कोष्टिका में संकुलन की क्षमता। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ सिंपल क्यूबिक घनी एकक कोष्टिका में संकुलन की क्षमता,
घनीय एकक कोशिका में संकुलन की क्षमता संकुलन की क्षमता। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो इसके लिए फार्मूला है यहाँ एक सेल की, इसमें जो है एक आयतन, तो आयतन हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे एक सेल का आयतन, एक सेल का आयतन गुणे 100। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, गुणे 100। तो यहाँ देखिए एक सेल का आयतन गुणे 100, आप गोले का 4/3 पाई आर क्यूब बटे एकक सेल का हो जाएगा ए क्यूब गुणे 100। ठीक, अब 4/3, अब यहाँ पास के स्फेरिकल गोला लेंगे तो गोले के लिए हो जाएगा, इधर आपको हल कर देते हैं। तो 4/3 पाई आर एस का क्यूब बटे, अब यहाँ ना 2r क्यूब, तो क्यूब 2r का होल क्यूब गुणे 100। अब ये हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू 52.3%। हल करने पर आपका आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न देखिए आपका है तीसरे कक्षा में ही अक्रिय गैसों की दो विशेषता एवं उपयोग। अब आपको पता है इनर्ट गैस की दो विशेषता, इनर्ट गैस एक परमाणुक होता है और दूसरा इसमें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है ये। ठीक, ये 2 पॉइंट आपके पर्याप्त हैं। फिर अगला कह रहा है इसका उपयोग भी। अब आप सभी जानते हैं हीलियम गैस का उपयोग वायुयान के टायरों में किया जाता है। ठीक, दूसरा हीलियम ही गैस का उपयोग जो गोताखोर जाते हैं इसके साथ ऑक्सीजन मिला देते हैं या फिर उसमें जो अभिक्रियाशील कम होती है, लेस रिएक्टिव होती है, तो गोताखोर में कर देते हैं। नहीं, कई जगह भी इसका उपयोग करते हैं। आर्गन का उपयोग ट्यूबलाइट में भरने में किया जाता है। बहुत सा आपको उपयोग, कोई 2 उपयोग लिख दीजिए, आप 3 उपयोग लिख दीजिए। ठीक, अब अगले प्रश्न देखिए गा में देखिए निम्नलिखित उपशासन यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न, इस प्रकार बोर्ड में प्रश्न आएगा भी, या इसी से मिलता जुलता भी प्रश्न आपके आ जाए बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पर दिखा पोटेशियम, कोबाल्ट हो गया, ये ऑक्सीनेट समूह है। तो ये ब्रैकेट गलत लगा हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ दोनों नहीं रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास पोटेशियम, इसका आयुपीएसी नाम लिख देते हैं हम। तो पोटेशियम, अब 3 है ना, ट्राई ऑक्जिलेटो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, OXALATO लेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, कोबाल्टेट थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी होता है। अब इसी तरह दूसरे वाले में देख लीजिए आप, यहां भी पहले कैटायन का नाम रखेंगे,
उसके बाद काउंटर दो, यहाँ पास पोटेशियम 6 है तो हेक्सा HEX हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट FeRATE। अब यहाँ देखिए 4 6 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए अब DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर लिखिए, ये आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर DNA और RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर 2 है। तो देखिए संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर है, तो संरचनात्मक में आप इसे डी, इसका पूरा नाम लिखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, इसमें पिरिमिडीन में एडेनिन और साइटोसिन पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, साइटोसिन के स्थान पर यूरासिल मिलता है। दूसरा, और आपका तो ये 2 हो गया, और लेना है तो और इसका देखिए तो हो गया संरचनात्मक की दृष्टि ना। DNA क्रियात्मक दृष्टि आएंगे, DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा ये रेप्लिकेशन का कार्य करता है DNA, RNA रेप्लिकेशन का कार्य नहीं करता है। बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है बातें। अब अगला देखिए, ये भी चौथे का में न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न भी दिया है, और ये 3 नंबर के 3 पार्ट हल करना है, 3 नंबर का है। एक पार्ट प्रतिरोधकता, दूसरा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और तीसरा है मोलर चालकता। 3 चीज आपको इसमें हल करना है, और एक एक के लिए स्टेप मार्किंग 1 बाई 1 हो गया। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू रखिए, क्या क्या चीज दिया है। तो यहाँ दिया है पहला, प्रश्नानुसार जैसे हम लिखाते हैं वैसे आप भी लिखिए। तो प्रश्नानुसार, ये ध्यान रखिए जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपका। तो प्रश्नानुसार मोलरता यम की वैल्यू 0.05, ये पहले ही हो गया। अब इसमें देखिए आर भी दिया है, आर कितना दिया है 5.5 गुणे 10 के घाते 3 ओम, रेजिस्टेंस है तो ओम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ व्यास दिया है, तो इसको व्यास को रेडियस में बंद कर करिए, तो R इजकल टू ए व्यास बटे 2, तो 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अगला क्या है, लेंथ, लंबाई भी दिया है, लंबाई कितना दिया है यल कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये वैल्यू आपको दिया है। अब प्रत्येक का पहले वाले के देखिए, विशिष्ट नहीं, प्रतिरोधकता बतानी है। प्रतिरोधकता माने रो, डेंसिटी ले लो, तो रो प्रतिरोधकता, तो RA/L। अब यहां वैल्यू रख दीजिए आप, तो RA/R का मान ये दिया है 5.55 गुणे 10 के घाते 3, और ए कितना रेडियस, ए तो निकाल लीजिए ना πr², ए इजकल टू क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ए इजकल टू πr², तो पाई तो 3.14 गुणे आर रेडियस आपका 0.5 इंटू 0.5, इससे निकाल लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ आपका ए का मान ये हो जाएगा गुणे 3.14 गुणे 0.5 गुणे 0.5 बटे यल, यल का मान आपके सामने 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब ये जब हल हो जाएगा तो दूसरे विशिष्ट प्रतिरोधक
प्रसिद्ध विशिष्ट चालकता ज्ञात करना है। विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला जानते हैं, कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। जे वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुटअप कर दीजिए। थर्ड पार्ट में क्या करता है, चालक, मोलर चालकता। अब मोलर चालकता आप जानते हैं, तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला मोलर चालकता इज इक्वल टू कप्पा गुणे 1000 बटे यम। ठीक, अब जब कप्पा 1000 यम, तो यहाँ कप्पा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब मोलरता आपको यहाँ दिया है, ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, ये प्रश्न आपका हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इतना समय कम है इसलिए नहीं तो आपको सॉल्व कर दिया जाता वो भी प्रश्न। अब अगला देखिए, पेप्टीकरण टिप्पणी आ गई आपका, पेप्टीकरण अपोहन। अब आप जानते हैं पेप्टीकरण क्या होता है। पेप्टीकरण किसी ताजा अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त अभिकर्मक मिलाते हैं तो उपयुक्त प्रक्षेपित कर देता है, प्रक्षेपित करते हैं की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसमें जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ मिलाओगे तो फेरिक क्लोराइड का ताजा विलयन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अपोहन की क्रिया में, अपोहन क्या है, डायलिसिस, प्यूरिफाइड, जैसे कोलाइड की पदार्थों कोलाइड करो विलयन में अन्य अशुद्धियां आ जाती है, उन अशुद्धियों को अपोहक झिल्ली के द्वारा प्यूरिफाइड कर केवल प्योर कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में अपो स्टैंड लगाकर अपोहक झिल्ली लगा देते हैं। अपोहक झिल्ली फिर पानी द्वारा जो क्रिस्टलाइन कोलाइड के साथ अन्य शुद्धियां हैं वो पानी के साथ घुल घुल कर बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारा शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अब अगले प्रश्न में आइए, देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको बताते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की पहचान कीजिए, लेकिन अब हो सकता है बोर्ड इस बार दे दे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन की पहचान कीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन की पहचान। अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में तो सबसे पहले आपको बताया था हमने एल्किल समूह मेथिल ले लीजिए। तो पहला मान लीजिए प्राइमरी में लेते हैं तो यहां पास RNH2 लेंगे, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ अभी क्या कराएंगे, और एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ एल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए तो RNC मिलेगा। ये आपका प्राइमरी एमीन हो गया। नहीं, प्राइमरी एमीन कहना। चलिए इसको आप हल करके किताब से हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, हम आपको बताते हैं ग्लूकोज की का संरचना सूत्र लिखिए और इसके ग्लूकोसैक्रिक अम्ल और ग्लूकोऑक्सीन। ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीनो समूह में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखना है। तो ग्लूकोज की संरचना का सूत्र आप सभी जानते हैं, तो ग्लूकोज की संरचना का सूत्र लिखना है तो CHOH का होल 4 CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज की संरचना का सूत्र। अब यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब आगे देखिए, इसमें ग्लूकोसैक्रिक अम्ल और ग्लूकोऑक्सीन बनाना प्राप्त करना है। तो ग्लूकोसैक्रिक ग्लूकोऑक्सीन, अब यहीं पास ग्लूकोज के साथ ही इसका नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया। मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन लेते हैं
नाइट्रिक अम्ल की सांद्र कौन को HNO3, तो ये बनाता है ग्लूकोसैक्रिक अम्ल CHOH का होल 4 और CH2 सी भी होगा CO, यस, ग्लूकोसैक्रिक एसिड। ठीक, ये हो गया। अब इसी में देखिए एक और पार्ट दिया है, ग्लूकोज ऑक्सीम। हाँ, तो ग्लूकोज ऑक्सीम कैसे मिलेगा, ये भी देखिए आप। तो ग्लूकोज ऑक्सीम के भी रिएक्शन दिखाते हैं आपको। फिर फॉर्मूला लिखिए CH डबल बॉन्ड करके, वो भी सही है, लिख सकते हैं CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक, अब यहाँ पास ऑक्सीजन का फार्मूला NH2OH होता है, तो आप इसको H2NOH भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तो CH डबल बॉन्ड NOH और CHOH का होल 4 CH2OH, ये आपका ग्लूकोज ऑक्सीम हो गया, OXIME प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये निकल गया। अब अगले प्रश्न देखिए, पांचवे के का में सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दुगना होता है। अब ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे? ठीक, अब यहां देखिए इसको कैसे हल किया जाए। यहां देखिए, पहले तो आपको इस समीकरण में आपको K इक्वल टू 2.303/T की log 10 बेस A/A-X, ये फार्मूला है। अब यहां देखिए प्रारंभिक A की मात्रा कितनी हो जाएगी, A आपका 100 है और A-X 3/4 25% बचता है, तो 75 तो खर्च हो गया ना, तो A-X कितना हुआ 100 माइनस 75, $25 ये आ गया। अब इस पर रखिए, तो क्योंकि T 3/4 है, तो टाइम T इजकल टू 3/4 इजकल टू 2.303/K log 10 बेस 100/25, 100/25, तो ये कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा। ठीक, काट दीजिए चाहे, ये 4 आया, तो T 3/4 इजकल टू 2.303/K log 10 बेस 4। अब इसमें कह रहा कि आधा अर्ध क्रिया पूर्ण होने में, तो मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है। अब अर्ध क्रिया पूर्ण होने T½ को पूर्ण होने में 2.303/K
50% हो जाएगा। जब 50% हो जाएगा तो यहाँ log की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, से भाग देने पर, ठीक। जब भाग देंगे तो यहां देखिए t 3/4 इजकल टू 2.303 बटे के लॉग आपका 10 की पावर 4। अब यहाँ देखिए, अब भाग दे रहे हैं तो टी हाफ भी कर दीजिए, तो यहाँ टी हाफ, तो इसको क्या हो गया, यहीं गुणा कर लीजिए, 2.303 ऊपर आपका लॉग 10 की पावर 2, तो पूरा भाग ले लीजिए आप। यहाँ भी गुणे क्या हो जाएगा आपका ये के, अब के आपका कैंसिल, ये भी वैल्यू कैंसिल हो गया, log 4 log 2 काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो टी 3/4 टी 1/2 इजकल टू 2। तो देयरफॉर टी 3/4 इजकल टू टी हाफ गुणे 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पास ये हल हो गया। अब इसी तरह आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजन निकाल लें और तथा सन्निहित पदों की समझाइए। इसमें क्या क्या a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ये सब आपको बताना है। तथा ये देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसी समय पर वो समाप्त हो जाता है, इसे वो निर्भर नहीं करता है। तो समीकरण आपको बता देते हैं, समीकरण तो अभी आपके सामने लिखा ही है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। समीकरण k इजकल टू 2.303 बटे टी लॉग 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। अब इसी ऑन द बेसिस प्रूफ दैट कर लीजिए। ठीक, अब आगे आइए, अगले प्रश्न देखिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। अब देखिए यहाँ संक्रमण तत्व, देखिए संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। ये सभी डी ब्लॉक के तत्व जितने होते हैं वो सभी वेरिएबल वैलेंसी लगभग शो करते हैं। अब साथ ही साथ इसे बताना है आपको, ये रंगीन आयन, अब आपको पता है डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसे वो क्या करेंगे, रंगीन आयन बनाएंगे, कलर्ड यौगिक देंगे, चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये पहले पॉइंट में लिख दीजिएगा। दूसरा, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। आपको पता है जितने भी मेटल होते हैं, धात्विक तत्व होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेस बहुत कम होता है, आकर्षण बल के कारण वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसके मॉलिक्यूल्स में कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्पेस जब हो जाते हैं, उस स्पेस में आधात्मिक तत्व जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब एंट्री कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जब एंट्री कर जाते हैं तो उन्हीं को उसी जो यौगिक बना देता है, उस यौगिकों को बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। आपको पता लिगेंड क्या है, उस सहयौगिक के साथ जो आधातु ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है उसे लिगेंड्स कहते हैं। जैसे मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड है आपका, K4 FeCN6, ये आपका लिगेंड कहलाएगा। ठीक, अब ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये मतलब डी ऑर्बिटल के तत्व होते हैं। तो डी ऑर्बिटल तत्व होते हैं, तो यहाँ देखिए आपको एक्साइटेड स्टेट और टारगेट स्टेट दो होती है। तो टारगेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट पे दिखा दीजिएगा आप लोग। ठीक, ये थोड़ा बड़ा है, इसको बुक में थोड़ा देख लीजिएगा।
अब आगे ये निम्नलिखित में छठे का में देखे कारण सहित समझाइए। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन क्या गैस, ये हल्के तत्व हैं, ठीक है, हल्के तत्व हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। सल्फर ठोस है, यानी ऑक्सीजन तुलना सल्फर भारी है, ठोस है, तो इलेक्ट्रॉनिक कम होगा और ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट इसे बना के लिखिए। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अभी आपको पता है हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है, एक रिएक्शन के द्वारा आप समझ लीजिए हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है। मान लीजिए हम हाइड्रो H2O के साथ इनकी अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ देखिए आपका 2HCl तो बना ही, साथ में नवजात ऑक्सीजन निकाल दिया। ये ऑक्सीकार एक दो रिएक्शन दिखा दीजिए आपको, ठीक। उत्की गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक, क्योंकि उसकी गैसों क्वथनांक क्यों कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण करने की क्षमता अणुओं में कम होती है। जब ऑक्सीकरण क्षमता अणुओं में कम होती है तो इसके क्या होंगे, क्वथनांक भी कम होंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, हैबरविद द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हैबर विधि से अमोनिया आपको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स रिवर्सिबल 2NH3, ये आपको क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, लासातेली नियम का पालन करता है, उसके अनुसार पर आप इस लिख दीजिए, इसके चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब इस टिप्पणी में नेमिंग रिएक्शन आपकी आ गई। अब नेमिंग रिएक्शन देखिए, पहली अभिक्रिया आपका है राइमर टीमन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की और एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया, या NOH की करते अभिक्रिया फिनॉल पर, आइए देखिए समीकरण। NOH KOH को भी NOH ले लो, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, और इसे 60 डिग्री ताप पर रिफ्लेक्स कराते हैं। जब रिफ्लेक्स कराते हैं, चमकाते हैं, तो ये बनाता है आपका, मेन प्रोडक्ट लिख रहे हैं आपको, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते थे, सैलिसल्डिहाइड। और बाई प्रोडक्ट आपका 3NaCl और 2H2O, ये सब निकलेगा। इसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहेंगे, ठीक। ये फिनॉल है, इसको जानते हैं क्लोरोफॉर्म है। अब देखिए कोल्बे अभिक्रिया आ गई। कोल्बे अभिक्रिया को कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया भी कहते हैं। दोनों में से कोई एक आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है, चाहे कोल्बे हो कोल्बे स्मिथ, दोनों सेम है। तो यहाँ देखिए, इसमें सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया कराइए। ONA, सोडियम इथॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 7 वायुमंडल दाब लेते हैं। तो यहां जब लेते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना आपका ONA और इधर COOH, ठीक। अब इसके साथ अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की क्रिया करा दीजिए, तो यहाँ आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड।
ये हो गया। अब अगला देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड है ये। विलियमसन संश्लेषण, अब विलियमसन संश्लेषण देखिए, इसमें जब ईथर बनाने की विधि है ये, जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, C2H5ONA, ONA, इसको ब्रोमाइड के साथ एथिल ब्रोमाइड Br, C2H5, तो यहां देखिए ये निकल गया आपका NaBr और डाइथिल ईथर बन गया C2H5O, डेल्टा लगा लो, C2H5 प्लस NaBr, ये डाइथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। ठीक, ये है। अब आगे देखिए अगले प्रश्न में, क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया देनी है? ये फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। ये प्रश्न आपका है, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया आपका फिनॉल, जिंक चूर्ण माने Zn पाउडर के साथ गर्म करते नहीं, आसवन करना, आसवन की क्रिया करते हैं तो आपको बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, ये मिल गया। अगला देखिए, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं। 160, 140 नहीं है। अगर 140 होता तो डाइथिल ईथर बनता, लेकिन अब 160 कह रहा है, मतलब क्या है? एथिलीन में कन्वर्ट होगा ये। तो यहां भी देखिए C2H5OH, अब एरो दिखा के रिएक्शन डायरेक्ट करिए आप, एक नंबर है ही है, कोई ज्यादा वो है नहीं आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल 160 डिग्री टेम्परेचर दिया, तो आप एथिलीन प्लस H2O, ये बन गया। अब आगे देखिए, डाइथिल ईथर हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, HI के साथ। तो डाइथिल ईथर इस तरह भी लिख सकते हैं, डाइथिल ईथर को हम C2H5 का होल ट्वाइस O और हाइड्रोइक अम्ल 2HI जब लेंगे, ऐसे गर्म करेंगे तो ये देखिए H2O, दो ये मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिल आयोडाइड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए, एथिल आयोडाइड। ठीक, अब अगला देखिए, फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो यहां देखिए, फिनॉल (3Br2) ब्रोमीन वाटर, यहां लिख दीजिए नीचे एरो पर, तो ये आपको देगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। एक Br यहां लगा दीजिए,
एक बी आर यहाँ लगा दीजिए, एक बी आर यहाँ लगा दीजिए। ये हो जाएगा 2,4,6। टू कामा 4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, का वाइट और सफेद अवक्षेप प्लस 3HBr, ये बन गया ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ये फिनॉल है, नाम नीचे लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब आगे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नाट अभिकर्मक से करा के जल अपघटन की क्रिया करते हैं। यानी पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नाट अभिकर्मक, आइए ग्रिग्नाट अभिकर्मक RMgX लिखेंगे, ये नहीं तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो भी, लेकिन जब ग्रिग्नाट ही कह रहा है तो RMgX लिखिए आप। यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCOH, ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें ग्रिग्नाट अभिकर्मक RMgX, ठीक। अब ईथर की उपस्थिति में गर्म करें या डेल्टा लगा दीजिए, गर्म करेंगे तो यहाँ देखिए ये तो R हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड HOMgX, इसका देखिए जल अपघटन की क्रिया कराते, ये योगात्मक यौगिक हो गया। अब इसमें जल अपघटन की क्रिया कराते हैं H2O, माध्यम देना चाहें तो आप दे दीजिए अम्लीय माध्यम, तो यहाँ देखिए कर जाएगा तो ये अल्कोहल निर्माण करेगा RHOH प्लस MgOH, ये अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल P अल्कोहल, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 में एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होती है, ठीक। अब यहाँ देखिए आप पूरा क्लोरोबेंजीन के बारे में भी इसमें लिखिए। और क्लोरोबेंजीन में सक्रियता वर्धक समूह, हाँ सक्रियता नाशक समूह और इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इन सब के कारणों की जो दिखाइए। और फिर उसके बाद उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते चाहिए, ये हो गए इसके किन कारक, इसकी डिस्क्रिप्टिव यहाँ अध्ययन करना 5 नंबर का है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पास निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है ना, ये अन्य गलत है, ये अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशिक है। क्यों? दैशिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है, इसको भी देख लीजिएगा। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्री है, क्योंकि क्या है, कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक नहीं है, इसलिए ऐसा है, ठीक। अब अगले देखिए, निम्नलिखित यौगिकों विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। आइए भाई सरल रासायनिक परीक्षण जरा देखते हैं। प्रोपेनैल माने क्या हुआ, प्रोपेनैल एल्डिहाइड ग्रुप। अब प्रोपेनैल एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहां देखिए ये आपको टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके परीक्षण करता है, फेलिंग विलियन के साथ परीक्षण करता है, कोई भी एक दिखा दीजिए। तो प्रोपेनल, आइए समीकरण दिखा देते हैं, CH3CH2CHO, ये हो गया प्रोपेनल। और टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन रिएजेंट Ag2O Tr, टॉलेन रिएजेंट जब करते हैं तो ये प्रोपेनोइक एसिड में बदल जाएगा,
CH3 CH2 COOH प्लस अब यहाँ 2Ag का काला अवक्षेप प्राप्त होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट PPT। ठीक, अब इसी तरह प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मैंने एसीटोन मान लेते हैं इसको, CH3 COCH3। अब यहाँ आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया के तो आइटोफॉर्म परीक्षण देता है ये 3I2 प्लस 4NaOH। NaOH। ठीक, अब ये करेगा देखिए आइडोफॉर्म CHI3 और क्या बनेगा आपका 3NaI और सोडियम एसीटेट CH3COONA। आइटोफॉर्म परीक्षण दिया इसने, तो यहाँ प्रोपेनल और प्रोपेनोन का हो गया मामला। अब आइए फिनॉल और बेंजोइक एसिड में देखिए, देखिए फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल के विक्रिया यदि फेरिक क्लोराइड के साथ करते हैं तो C6H5OH फिनॉल फेरिक क्लोराइड या फिर Cl3 करते हैं तो वायलेट कलर आता है, बैगनी रंग, वायलेट कलर। ठीक, आप बेंजोइक अम्ल के साथ करते हैं CCH5COOH को फेरिक क्लोराइड के साथ तो बफ BUFF बफ कलर प्राप्त होता है। अब यहां देखिए तीसरे वाले में एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ये भी परीक्षण देता है। एसिटोफिनॉन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, परंतु बेंजोफिनॉन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आइए एसिटोफिनॉन का देखिए C6H5COCH3, ये एसिटोफिनॉन हो गया। इसमें वही आप मिलाएंगे 3I2 प्लस 4NaOH, तो ये आपको देगा आइटोफॉर्म परीक्षण C6 आइटोफॉर्म परीक्षण CHI3 आइडोफॉर्म परीक्षा और आपका सोडियम बेंजोफिनॉक्साइड प्राप्त होगा C6H5COONA और वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकलेगा H2O वगैरह। ठीक, ये बेंजोफिनॉन। अब बेंजोफिनॉन ये परीक्षण नहीं देता आइडोफॉर्म, ये आइडोफॉर्म बनाया इसलिए। अब बेंजोफिनॉन C6H5CO C6H5 बेंजोफिनॉन, इसमें अगर इसको आइडोफॉर्म मॉलिक्यूल लेते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, अथवा इसका भी ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें देखो ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल इथेनॉल बनाना है। ठीक, अब ब्रोमोबेंजीन, आइए जरा भी देखते हैं, आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम होती है, हम सारी रिएक्शन ही आपकी सॉल्व कर देते हैं।
रिएक्शन की समस्या ना रहे आप। ये ब्रोमोबेंजीन है। अब इसमें आपको फेनिल एथेनॉल, ये ध्यान दीजिए। तो बहुत कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, सिंपल रिएक्शन है। HCH2CH2OH, ये एथेनॉल है। इसको गर्म करिए तो यहाँ देखिए आपका HBr निकल गया, और इसको जोड़ दीजिए आप पूरा। तो CH2CH2OH, ये हो गया 1 फेनिल एथेनॉल। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 फेनिल इथेनॉल, ये फेनिल हो गया पूरा 1 फेनिल इथेनॉल। अगला देखिए, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो बेंजोइक अम्ल आपका देखिए, ये भी रिएक्शन आसान है। अब आपका COOH, आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे हटाया जाए। इसको PCl5 से क्या करिए तो ऑयल कंपाउंड, ऑयल हैलाइड बनेगा, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। PCl5 से भी क्रिया किया हमने तो बेंजोइल बन गया, बेंजोइल COCl, बेंजोइल क्लोराइड बाई प्रोडक्ट छोड़िए। और इसके बाद इसकी अभिक्रिया रोजनमुंड के साथ कराइए। रोजनमुंड आप जाते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट और पॉइलजाइलिन, कराएंगे तो ये आपको बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड है। अब प्रोपेनोन से प्रोपीन, ये देखिए प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है। अब प्रोपेनोन माने एसीटोन, CH3CO CH3। अब एसीटोन है तो एसीटोन को पहले क्या करें, इसको क्लीमेंसन अपचयन करा लीजिए। तो यहाँ जब क्लीमेंसन अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम CONCl, तो ये आपको हाइड्रोजन देगा प्लस H, तो ये आपको प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का हैलोजनीकरण कराइए, क्लोरीन से विक्रिया कराइए। ठीक, तो यहाँ पास दे दीजिए। तो ये आपको एथिल क्लोराइड, सॉरी प्रोपिल क्लोराइड CH2Cl। अब इस प्रोपिल क्लोराइड को प्रोपीन बनाना है तो एल्कोहलिक KOH से करा दीजिए। एल्कोहलिक KOH, KOH कैसा रहेगा, एल्कोहल मिला हुआ। जब एल्कोहल मिलाओगे इसका काम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण करना, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को बाहर करना। तो ये आपका प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2 गलत, CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस KBr प्लस H2O, ये प्रोपीन है। हो गया। अब अगला देखिए, बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल, यही बनाना। बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल। अब बेंजोइक अम्ल जानिए आप, सबसे पहले बेंजोइक अम्ल लिखिए।
ये है फार्मूला आपका बेंजोइक अम्ल। ठीक, आप इसके साथ अभिक्रिया करा दीजिए नाइट्रिक अम्ल का NO3 कॉन्क, ये भी कॉन्क है, और कॉन्क H2SO4 भी लेंगे तो यहाँ पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे NO2, यहाँ बेंजोइक एसिड। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक समूह का अपचयन करा दीजिए। कार्बोक्सिलिक समूह का अपचयन कराएंगे, इसके लिए लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले लीजिए। ये अपचयन की क्रिया करता है, तो कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये जब कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा CH2OH और NO2। यही है आपका मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल। अब लास्ट आपका बचा हुआ है, ये भी आपका बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक, अब क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है तो आपको पता है क्लोरल की अभिक्रिया इसके साथ कर दीजिए। क्लोरल CCl3 CHO को क्लोरोबेंजीन से ClH कॉन्क H2SO4। तो यहाँ देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकल गया। ठीक, ये निकल गया, तो यहाँ पास CCl3 CH Cl, यहाँ भी आपका हो गया Cl। ठीक, अब यही आपका देखिए डाइक्लोरो डाइफिनिल, दो फिनिल है, डाइफिनिल 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो इथेन, इसे शॉर्ट में DDT। अब पैरा पोजीशन है ना, तो P, डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, और वाटर भी निकला है तो H2O। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया यूपी बोर्ड से। ठीक, इसके साथ ही साथ कुछ आप महत्वपूर्ण, जैसे ओजोन शुद्धिकरण कैसे करेंगे, तो आप इस ब्रॉडी ओजोनाइजर से पढ़ लीजिए, उसके साथ कुछ अभिक्रियाएं पढ़ लीजिए, और ओस्वाल्ड भी जो नाइट्रिक अम्ल पढ़ लीजिए, ये सब और महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस हमारी जो कोशिश थी इसमें जितना इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। बस आज यही वीडियो समाप्त।